हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टीटी या सी टेट, स्टेट टेट, केवीएस, सुपर टेट, इन सब में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पे अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आज उस टॉपिक की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है एक एक चीज को ध्यान से समझना। टॉपिक का नेचर थोड़ा ऐसा है कि इसमें लिखना और बताना कुछ ज्यादा रहता है, इसीलिए जैसा मेरी प्रकृति है, जैसा मेरा नेचर है, उसके विपरीत जाके, क्योंकि मोस्टली हम लिखते नहीं है, समझा समझा के लिखते हैं, लेकिन आज पहले से कुछ लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बताना समझाना ज्यादा था। तो हमें लगा लिखने में अगर टाइम बर्बाद होगा उतनी देर में आपको कुछ समझा लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बोर्ड पे आपने देखा होगा लिखा है जेरोम ब्रूनर। समझिएगा, जब जब हम लोग संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक नाम आता है पियाजे। हालांकि वहां पे तीन मनोवैज्ञानिक थे, एक पियाजे, एक जेरोम ब्रूनर, एक वाइगोस्की। लेकिन पियाजे और वाइगोस्की इतना फेमस हो गया कि ब्रूनर के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और 2018, 19 इंक्लूडिंग 2020 यानी 18, 19, 20 में क्वेश्चन जो है पियाजे से कम आए और ब्रूनर से ज्यादा है। तो आज उन्हीं की बात करेंगे। आज बात करेंगे जेरोम एस ब्रूनर की। यूएसए के निवासी हैं और लगभग 101 साल इनकी उम्र थी। 1915 से लेकर 2016, हाल ही में 5 साल पहले इनका निधन हुआ है। समझते हैं इनके विषय में। पढ़ना क्या है, एक सामान्य परिचय आपको दे रहे हैं, उसके बाद जो मेन चीज है वो हमने अभी लिखी नहीं, उसको लेके आएंगे। सबसे पहले समझिएगा जेरोम एस ब्रूनर। देखिए, तीन नाम याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा आप लोग पियाजे, एक हमारे हैं ब्रूनर और एक है वाइगोस्की। ये तीनों ही लोग संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं या संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। इनके विषय में बहुत सी चीजें जानकारी आपको हो जाती है, इसीलिए हम जानबूझकर ये लेके चले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जहां तक हम पियाजे बताएंगे, फिर वाइगोस्की बताएंगे, और जिस दिन वाइगोस्की बताएंगे उस दिन इन तीनों में क्या समानता है क्या असमानता उसकी बात कर लेंगे, क्योंकि वाइगोस्की का टॉपिक थोड़ा छोटा होता है तो ये जल्दी कंप्लीट होगा। तो इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, उन सब की बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं ब्रूनर की। ध्यान रखना, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। क्यों? सबसे पहले समझिएगा इनकी बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो कि पब्लिश हुई 1960 में। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पब्लिश हुई 1960 में। 1960 में ये बुक पब्लिश हुई, 1962 में काफी फेमस हो गई, तो इसीलिए कहीं कहीं 1962 भी इसको बोलते हैं, लेकिन रियल जो इनका सन है वो क्या है, 1960। बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कथन क्या दिया था, इन्होंने कुछ कुछ सिमिलरिटी दी थी पियाजे से। पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। देखिए समझिएगा, कांट ने क्या कहा था, कांट ने कहा था कि बच्चे जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होते हैं। पियाजे क्या बोले थे, पियाजे बोले थे चिल्ड्रन आर एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग बाय बर्थ। इट मींस पियाजे बोल रहे हैं कि बच्चे जन्म से एक्टिव हैं। इन्होंने देखो क्या कहा, दोनों को मिक्स कर दिया। समझिएगा, इन्होंने कहा बच्चे या बालक नग्न बंदर के समान नहीं बल्कि संस्कृति युक्त बालक होते हैं। तीनों का मतलब समझिएगा। कांट कह रहे हैं कि बच्चे कोरी स्लेट, कोरे कागज की तरीके हैं, जहां कुछ भी लिख दो। पियाजे हमारे क्या कह रहे हैं कि बच्चे जन्म से एक्टिव हैं, सूचना संक्रमण प्राणी है। यानी पियाजे कह रहे हैं कि चिल्ड्रन आर एक्टिव एंड प्रोसेसिंग बीइंग पर्सन बाय बर्थ। बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने दोनों बातें जोड़ ली। इन्होंने कहा बच्चे जन्म के समय नंगे या नग्न बालक की तरह या बंदर की तरह ना होके बल्कि कैसे होंगे, संस्कृत युक्त बालक होंगे। ये इनका बड़ा प्रसिद्ध कथन था। हालांकि अभी तक किसी स्टेट में ये कथन नहीं आया है, किसी स्टेट में, लेकिन इस बुक के विषय में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब सिद्धांत आते हैं। यहां पे मामला थोड़ा फंसेगा भैया। संज्ञानात्मक अधिगम होता क्या है, जैसे ही आपके टेट में संज्ञानात्मक क्वेश्चन आया और ऑप्शन में ब्रूनर, वाइगोस्की कुछ भी हुए, आपने सबसे पहला टिक लगाना है पियाजे पे। लेकिन भाई ध्यान से देखना, पियाजे का जो सिद्धांत है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। इट मींस संज्ञानात्मक विकास
और हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक अधिगम की। दोनों में अंतर है। किसी चीज का डेवलपमेंट होना वो विकास है, और किसी चीज की लर्निंग, भाई इसकी इंग्लिश क्या होगी? कॉग्निटिव लर्निंग। और पियाजे का क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है। जब संज्ञानात्मक विकास, नोट करिएगा इन चीजों को, जब संज्ञानात्मक विकास की बात आ जाए तो पियाजे, और जब संज्ञानात्मक अधिगम की बात आ जाए तो कौन है? ब्रूनर। दोनों में डिफरेंस है। इनके सिद्धांत का एक नाम और है अन्वेषण, यानी डिस्कवरी लर्निंग भी इनको कहते हैं। और तीसरा नाम है निर्मितीकरण, यानी कंस्ट्रक्शनिज्म, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनावादी। हालांकि ध्यान रखिएगा, संरचनावादी पियाजे भी हैं, संरचनावादी ब्रूनर भी हैं, और संरचनावादी वाइगोस्की भी। तो ये तीनों ही संज्ञान से जुड़े हुए हैं, और ये तीनों ही संरचनावादी, निर्मितीकरण या कंस्ट्रक्शनिज्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन बात तो ब्रूनर की है, तो ब्रूनर की ही बात कर रहे हैं। लेकिन मान लो ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन संरचनावादी सिद्धांत से जुड़ा है? पहला ऑप्शन पियाजे, दूसरा ब्रूनर, तीसरा वाइगोस्की, चौथा ये सभी। तो वहां पे आंसर होगा ये सभी। ये सभी जो हैं संरचनावादी या निर्मितीकरण या कंस्ट्रक्शनिज्म से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो भाई हमने अभी आपसे क्या कहा कि आगे जाके तीनों की तुलना करेंगे, तीनों में सिमिलरिटीज देखेंगे। तो सिमिलरिटी या तुलना कब हो सकती? जब दोनों या तीनों एक जैसे सिद्धांत को ही तो देखते होंगे। चलिए अब आते हैं भैया इनके प्रमुख शब्दों पे। देखो भैया 3 शब्द इनके बड़े प्रमुख हैं। भाई स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हो सकता है इसको बाद में रफ करना पड़े, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट गए वहां से, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जिनको भी इतना देखना है, समझना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक चीज बताएंगे, है ना। बाद में इसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। चलिए समझिएगा। शब्द आया यहां पे स्कैफोल्डिंग। अब देखो समझना, यहां पे फिर वही बात, जैसे किसी से पूछा जाए भैया स्कैफोल्डिंग जानते हो, आदमी कहते कहां जानते हैं, किसने दिया? कहेगा वाइगोस्की। लेकिन भाई वाइगोस्की ने इनको फेमस किया था। ये शब्द तो हमारे ब्रूनर महोदय 1978 में दे चुके थे। स्कैफोल्डिंग की हिंदी होती है पाड़, या इसी को बोलते हैं मचान, या इसी को बोलते हैं ढांचा। तो पाड़ या मचान या ढांचा, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग है क्या? स्कैफोल्डिंग एक तरह की हेल्प है, एक तरह की हेल्प। कैसे? जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी में जाएं, किसी गेस्ट हाउस, और आपसे कह दिया जैसा आप फलाने चौराहे से मुड़ जाना, किसी से पूछ लेना। तो आप फलाने चौराहे तक तो आ गए, फलाने चौराहे तक तो आ गए, फिर आपने क्या किया? किसी दुकानदार से या अपने से किसी बड़े बुजुर्ग से, या जो आपको मैच्योर लग रहा है, समझदार लग रहा है, उसके पास जाएंगे और आप कहेंगे भैया ये एड्रेस कहां पड़ेगा? तो वो आदमी कहेगा अरे ये बगल ही में है, मोड़ से मुड़ो, सामने है। तो जो आपकी हेल्प हुई ना, इसी हेल्प को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। यानी स्कैफोल्डिंग इज जस्ट लाइक अ सपोर्ट विच ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। विच ब्रिज द गैप बिटवीन देयर एबिलिटीज, जो मेरी एबिलिटी वो, उसके बीच का गैप बना रहा, एंड देयर इंटेंडेड गोल, जहां हमें पहुंचना है। यानी मेरी जो क्षमता है वो, यानी ये क्षमता है, और यहां हमें पहुंचना है, इनके बीच का जो गैप है ना, उसके बीच में पुल का जो काम करेगा, उसको बोलते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग। देखो ये मेरी क्षमता है, करंट एबिलिटी है, और ये मेरा इंटेंडेड गोल है, जहां हमें जाना है। इनके बीच का जो ये गैप दिख रहा है ना, ये मेरी एबिलिटी और ये मेरा इंटेंडेड गोल, इनके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है, ये मेरी एबिलिटी है, और यहां पहुंचना है। तो ये जो गैप है, इसके बीच में एक ब्रिज बनता है। ब्रिज यानी पुल, इसी को बोलते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग, यानी वयस्कों की सहायता, हेल्प या सपोर्ट फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर एडल्ट्स, फ्रॉम आवर वेल विशर्स, उसी को बोलते हैं क्या? स्कैफोल्डिंग। अपने से बड़े बुजुर्ग, टीचर या जो भी है वयस्क, उनकी हेल्प लेना, जहां तक हमें पहुंचना है, इसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, पाड़ या मचान या ढांचा। हालांकि इसकी ज्यादा व्याख्या की थी वाइगोस्की ने, लेकिन दिया किसने स्कैफोल्डिंग शब्द? 1978 में ब्रूनर ने। बोलिए भाई यहां तक सही?
चलिए अब बात करते हैं। देखो इन्होंने 3 शब्दों पे जोर दिया। एक शब्द दिया है स्कैफोल्डिंग, एक शब्द दिया रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, और एक दिया हमारा प्रत्यक्षीकरण। तीनों की बात करेंगे। पहले शब्द की बात हमने कर ली, दूसरे शब्द की बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रतिनिधित्व। क्या होता है प्रतिनिधित्व? अपने जीवन में आए हुए अनुभवों को, देखो इतना तो लिखने की जगह नहीं थी, तो जितनी जगह उतना लिखा। अपने जीवन में आए हुए अनुभवों को भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए सुरक्षित रखना ही प्रतिनिधित्व कहलाता है। अपने जीवन में, आपने अपने जीवन में जितने अनुभव किए, उससे क्या करोगे आप? भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए उसे सुरक्षित रखोगे। भाई आप क्या करते हो? आप जब पैसा कमाते हो तो बैंक में रखते हो, घर में रखते हो। क्यों? ये इसलिए कि भविष्य में अगर आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आप इस जमा पूंजी से अपना पैसा निकाल लें। यह भी एक तरह की जमा पूंजी है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में जो कमाता है, पैसा नहीं अनुभव, पैसा नहीं अनुभव, तो जो उसने अनुभव कमाया उसको वो भविष्य के लिए रख देगा। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड इज परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष, जो हमें दिख रहा है, सामने से जो दिख रहा है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां यानी संवेदी अंग, संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ। हाथ का मतलब त्वचा, त्वचा का मतलब जिसको हम लोग बोलते नहीं है कि स्पर्शेंद्रियां। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिल रहा है, द नॉलेज गेन बाई आवर सेंसरी ऑर्गन्स, यानी हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, संवेदी अंग हैं, उनसे हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उन ज्ञान से क्या करेंगे? इंद्रियों से मिली जो ज्ञान है, उसकी जानकारी है, उससे हम जागरूकता मिलेंगे। तो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, उनसे हम जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, देखो कैसे? आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से हम सूंघ लेंगे, यार ये अच्छा है खराब है, ये स्मेल कैसी आ रही, सैनिटाइजर है ये, या ये कोई परफ्यूम है। कान से सुनकर, लोगों की बात को सुनकर, आंख से देखकर हम देख रहे हैं साहब ऐसा हुआ। कभी कभी टच करके, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो क्या करते हैं? टच करके पता कर लेते हैं कि 100 का नोट है, 500 का नोट है, या ये गाड़ी है, स्कूटर है। तो ये जो इंद्रियों की सहायता से हमें ज्ञान मिला है, इसी को बोलते हैं क्या? प्रत्यक्षीकरण। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई दे रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो इसमें हमने क्या बोला? द हेल्प ऑफ आवर वेल विशर्स, फ्रॉम आवर वेल विशर्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम एडल्ट, टू गेन इंटेंटेड गोल। जो हमें इंटेंटेड गोल प्राप्त करने के लिए हेल्प, वो कौन देगा? ये एक तरह से कह सकते हो करंट एबिलिटीज और हमारा गोल के बीच का जो ब्रिज है, वही स्कैफोल्डिंग है। ब्रिज यानी पुल। ये क्या भैया? कि जो भी हमने अपने जीवन में घटनाएं देखी, उनसे जो अनुभव निकाला, उसका जो निचोड़ निकाला, उसको फ्यूचर के लिए हम सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। एंड ये क्या है? जो हमें चीजें दिख रही हैं, सुनाई पड़ रही है, स्मेल हो रही है, दिखाई पड़ रही है, सूंघ रहे हैं, टच करके देख रहे हैं, उन सबको हम, उनका क्या करेंगे? जागरूकता रखेंगे, उनकी जानकारी के प्रति हम सचेत रहेंगे। इन्होंने कुछ पॉइंट पे जोर दिया, उन पॉइंट की चर्चा भी कर दी जाए जगह देखकर। देखते हैं अगर यहां पे जगह होगी तो। जगह है यहां पे, चलिए देखते हैं। दिख रहा है ना भैया? देखिए पहला इन्होंने कहा था ज्ञान का निर्माण। शॉर्ट में लिखेंगे भाई, क्योंकि जगह की कमी होगी। ज्ञान का निर्माण, समझिएगा भाई, ज्ञान का निर्माण। पहला पॉइंट, इन्होंने जो पॉइंट दिए थे जेरोम ब्रूनर ने, उसमें पहला पॉइंट क्या है? ज्ञान का निर्माण, एक्टिव नॉलेज गेनिंग। यानी बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? किसी की हेल्प लेकर, एक्सपीरियंस से, हाथ पैर से, सेंसरी ऑर्गन, नाक कान से सूंघकर, समझकर, देखकर, सुनकर, ये क्या करते हैं भैया? ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये एक प्रोसेस में होता है। सिंपल टू टफ, सिंपल टू टफ। पहले सिंपल होगा,
फिर जैसे जैसे हमारा नॉलेज आगे बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, टफ। अरे भाई आप सोचो ना, मैथ कैसे पढ़ते थे पहले, 1 2 3 4, फिर टेबल, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। तो स्टेप बाय स्टेप ही तो आए, वही तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप, और सरल से जटिल। और समझिएगा थर्ड, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। भैया सीधी सी बात है, नवीन ज्ञान को, जो हमें अभी अभी ज्ञान मिला, अपने पुराने वाले ज्ञान से उसको जोड़ेंगे। अभी तो घूम फिर के हमको मालूम भाई कि सब्जी के नाम में हमने बोला आलू, टमाटर, लौकी, धनिया, मिर्चा, तदोई, हमें 4-5 सब्जी के नाम मालूम है। जब मार्केट में गए मालूम पड़ा साहब एक सब्जी और होती है जिसको बीन्स बोलते हैं, एक और है जिसको हम लोग मशरूम बोलेंगे। हो सकता है 10 सब्जियां हमें नई मिले। तो ये जो नवीन ज्ञान है ये अपने पुराने वाले ज्ञान में जोड़ लेंगे कि साहब ये भी सब्जियां होती हैं। फल के नाम पे हमें क्या मालूम है, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ठीक। अब हम आगे बढ़े तो हमसे किसी ने कहा साहब ये जो है ये ड्रैगन फ्रूट है। अब ये नई चीज हमने सुनी, ड्रैगन फ्रूट, तो ये क्या नई चीज सुनी, तो ड्रैगन फ्रूट नवीन ज्ञान हो गया, इसको हम पुराने ज्ञान में जोड़ लेंगे। यानी जो अभी तक हम बोलते थे एप्पल, ग्रेप, गुआवा और ये बनाना, उसमें एक और जोड़ लिया हमने, क्या, ड्रैगन फ्रूट्स। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के, जब लॉकडाउन लगा एक फल बड़ा बहुत चलने लगा, ग्रे कलर का गोल गोल सा था, उसका नाम नहीं मौके पे याद आ रहा है। 100 रुपए के 12-13 मिलते थे, क्या नाम था उसका, क्या नाम था वो, 100 रुपए के 12 मिलते थे फल। भाई किसी को याद आ बताओ क्या नाम था उसका। बताने लगे कि वो कोरोना से, उसके लिए, डेंगू के लिए बड़ा अच्छा है, लोग खाने पीने लगे उसको। चीकू था, चीकू नहीं था, अरे यार अंदर से ग्रीन ग्रीन होता है, काटो तो नाम में नहीं आता था। हाँ कीवी, कीवी, वेरी गुड वेरी गुड। तो कीवी हमारे जो है लोग बता रहे हैं कीवी। अब समझिएगा, शायद आप में से अधिकतर लोग ऐसे जिन्होंने 6 साल पहले कीवी का नाम ना सुना हो। हम ये नहीं कहते किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन 50% तो होंगे जिन्होंने कीवी का नाम नहीं सुना होगा। कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, लेकिन अब हम जान गए हैं। तो कीवी, ड्रैगन फ्रूट ये हमारा नवीन ज्ञान है, इसको हमने पुराने ज्ञान में जोड़ लिया। अब जब हमसे कोई फल की बात करेगा तो हम बोलेंगे साहब एप्पल, फिर हम बोलेंगे कि ग्रेप्स, फिर हम बोलेंगे बनाना, तो हम जोड़ देंगे इसमें कीवी, फिर हम जोड़ देंगे ड्रैगन फ्रूट्स। लेकिन 6 साल पहले ये नहीं मालूम था ना, तो ये क्या होता है, ये भी इन्होंने कहा था नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान में जोड़ देना। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देखिए, इसीलिए हमने पहले से लिखा था, मालूम था लिखने में, इतना लिखने में 15 मिनट लग जाता है। और मान लीजिए कोई सेटिंग नहीं बनी, साफ सुथरा नहीं लिखा, तो उसको रफ करना पड़ता, कंप्यूटर तो नहीं जो डिलीट करके दूसरा ले आओ, इसीलिए पहले से लिख लिया। देखिए समझिएगा, इंद्रियों का प्रयोग, हालांकि इन्होंने ब्रूनर ने जो कहा वो पॉइंट टू पॉइंट मैंने नहीं लिखा है। इन्होंने ये नहीं कहा था, इन्होंने कहा था इंद्रियों का मैक्सिमम प्रयोग, इंद्रियों का अधिकाधिक प्रयोग, यानी मैक्सिमम यूजेस ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स। इंद्रिय मतलब क्या, सेंसरी ऑर्गन, हमारे संवेदी अंग, उनका प्रयोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। और जितना बच्चा, देखो समझिएगा, बच्चा जितना चीजों को देखेगा, कान से सुनेगा, स्मेल करेगा, हाथ से टच करेगा। आप खूब समझाते थे उनको कि शेर ऐसा होता है, शेर ऐसा होता है, इसकी 4 टांग होती है, एक पूंछ होती है, एक मुंह होते हैं, किताब में देख लेगा, हो सकता है। लेकिन जिस दिन वो किताब में देखेगा, जिस दिन वो चिड़ियाघर में देख लेगा, उस दिन वो जान जाएगा साहब ये शेर होता है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब तक वो देखेगा नहीं तब तक उतना अच्छा उसको लर्निंग नहीं हो पाएगी, उसका संज्ञान उतना तेज नहीं बढ़ेगा। आप किसी बच्चे को बता दो भाई शुतुरमुर्ग ऐसा है, ऑस्ट्रिच ऐसा है, मान लेगा। लेकिन जब आप जिस दिन दिखाओगे, देखो बेटा ये ऑस्ट्रिच है, ऐसी इसकी पैर है, ऐसा दौड़ता है, इसका वेट ये, अंडा इतना बड़ा है, तब बच्चा ज्यादा जानेगा। तो इसीलिए कहा गया इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। और देखते हैं भाई, वातावरण पर बल। भैया इन्होंने वातावरण पे बहुत बल दिया। अब यहां समझना, आप कहोगे सर जी ये पॉइंट तो वाइगोस्की में बता चुके हो आप, तो सही बात है, वाइगोस्की ने वातावरण या सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन पे बहुत जोर दिया था।
लेकिन भाई ये सब हैं एक ही खानदान के। खानदान का मतलब इनका वाद एक ही है, इनकी थ्योरी एक ही है, इनकी सोच एक ही है, तो कुछ तो मिलता ही होगा ना। तो जैसा उन्होंने किया भाई उसकी, वैसा इन्होंने भी किया। इन्होंने वातावरण पे क्या दिया भैया? बल दिया। एक और पॉइंट, अर्थपूर्ण अधिगम की इन्होंने बात की। अब आप कहोगे सर जी ये अर्थपूर्ण अधिगम क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? समझना ये क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन ऐसे आया था कि अर्थपूर्ण अधिगम में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन था मानसिक, ऑप्शन क्या था हम लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन यही है, अर्थपूर्ण अधिगम में किसका प्रयोग होगा? मानसिक यानी मेंटल, एक ऑप्शन था शारीरिक, एक था भावात्मक, और एक था ये सभी। समझिएगा, देखो टॉपिक के बीच में क्वेश्चन दे रहे हैं, क्यों? इससे आप इसका मतलब समझ जाओ। क्वेश्चन ये आया था कि अर्थपूर्ण अधिगम से क्या संबंधित है? मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, ये सभी। अधिकतर बच्चे बोलते हैं जब भी हमारे सामने एक ऑप्शन होता है ना ये सभी, बच्चे कहते हैं बस यही लगाओ, यही होएगा, यही होएगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो टेट में, सुपर टेट में केवल ये दिमाग लगाते हैं, या उनको दिख जाए भले क्या ये सभी खट से लगा दो, लेकिन नहीं, ये सभी नहीं। इसका मतलब समझना बच्चों, समझना बात को ध्यान से। हमने तुमसे कहा एरोप्लेन, ध्यान समझना इस बात को। एरोप्लेन बच्चों, एरोप्लेन, तुम्हारे मन में क्या आएगा? तुम्हारे मन में एरोप्लेन की फोटो आएगी कि मोबाइल की आएगी कि सैनिटाइजर की आएगी कि एसी की आएगी कि साइकिल की आएगी? तो आप लोग बोले अरे सर मन में तो एरोप्लेन की बात आएगी। अरे जो कहेंगे वही तो, जैसे हमने कहा बच्चों कितने लोगों ने एरोप्लेन देखा है, तो सबके मन में तस्वीर क्या निकलेगी? एरोप्लेन। इसी को बोलते हैं अर्थपूर्ण अधिगम। जो बताए अधिगम में उसका आपको अर्थ क्लियर हो। तो जैसे हमने कहा एरोप्लेन, तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आया? एरोप्लेन। इसका मतलब अर्थपूर्ण अधिगम एक कैसी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। ये सभी जिनने सोचा था उनका गलत हो गया। अगर हम कह दें कार, CAR कार, तो तुम्हारे मन में कार की फोटो निकल के आती है, यानी आपको बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। यानी अधिगम आपका जो है, सीखने की जो स्टाइल है वो कैसी होगी? मीनिंगफुल, क्लियर आपके समझ में आ जाएगा। कई बच्चे ऐसे जो मोबाइल का यूज नहीं कर पाते, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो क्या है, जूम मीटिंग ऐप या कई तरह के ऐप हैं, तो उनकी क्लास चल रही, तो बच्चे मोबाइल का यूज करना सीख गए हैं। अब आप किसी से कहो मोबाइल, छोटे बच्चे से 6 साल के 7 साल की, उसको मोबाइल का क्लियर फोटो मालूम होगा। आप मोबाइल रख दो और वहीं पे कांच का गिलास रख दो, कह दो मोबाइल कौन सा उठाओ, तो बच्चा मोबाइल उठाएगा। क्यों? उसके दिमाग में मोबाइल की तस्वीर फीड है, यानी जो आपने सिखाया वो बिल्कुल उसका मीनिंग उसके दिमाग में है। इसी को बोलते हैं क्या? मीनिंगफुल लर्निंग। कोई चीज बोले तो आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो। ये जो 6 पॉइंट है ये लिखाए थे कह रहा हूं मैं, ये ब्रूनर ने बताए थे। कौन कौन सा भैया? ज्ञान का निर्माण, सिंपल टू टफ, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इंद्रियों का मैक्सिमम यूज, वातावरण पे बल, और अर्थपूर्ण अधिगम। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अभी बचा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधा हम रफ कर देंगे, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें भाई ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए भाई। तो बात कर रहे हैं हम लोग ब्रूनर की। अब आप समझिएगा, परसेप्शन पे फिर से चल रहे हैं, फिर से हम लोग आ रहे हैं, समझिएगा, इसको रफ कर रहे हैं। तो जो ब्रूनर ने बातें कही थी 3, इट मींस पहला था स्कैप फोल्डिंग टू हेल्प, दूसरा था रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारा आपका वो क्या था, प्रतिनिधित्व, और एक था हमारा परसेप्शन। इसमें जो प्रतिनिधित्व है उसके इन्होंने 3 पार्ट बताए। यहां पे समझिएगा, कई जगह सीधा सीधा बोल देते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत के 3 हिस्से हैं, लेकिन नहीं,
प्रतिनिधित्व के 3 हिस्से हैं। पहला भैया इनएक्टिव, इनएक्टिव हिंदी में बोलेंगे इसको संक्रिया। अब देखो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में बोलेंगे संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। दूसरा हमारा था आइकॉनिक, आइकॉनिक को हिंदी में बोलेंगे दृश्य प्रतिमा। और तीसरा है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक को हिंदी में बोलेंगे प्रतिबिंब, नहीं सिंबॉलिक मतलब इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतीक, प्रतीकात्मक। आप समझिएगा, अगर इसको इंग्लिश में बोलना तो हम बोलेंगे आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन यानी दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। ये 3 बात थी मेन, इसमें जो बताया इन्होंने यही था। ये संबंधित है कार्य से, ये संबंधित है आकृति से, और ये संबंधित है हमारी भाषा से। इसमें एज लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 साल है, यानी 12 to 18 मंथ। इसमें आप कह सकते हो 1.5 से 3 वर्ष, और इसमें 3 से 7 वर्ष। थोड़ा समझिएगा, इसमें आपने पियाजे पढ़ा होगा। पियाजे में जो उनका विकास था उसकी 4 अवस्थाएं थी, शायद आपको याद भी आ जाए। पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, सबने नाम सुना होगा। सबसे पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था, याद आ गया होगा सबको, संवेदी पेशी अवस्था जो कि थी 0 से 2 साल। फिर था भैया पूर्व संक्रियात्मक, यह आपने खूब पढ़ा है, हर बुक में लिखा है, इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, जो थी 2 से 7 साल। फिर थी भैया मूर्त संक्रियात्मक जो थी 7 से 11 साल, और अगला था भैया औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक जो कि थी 11 साल से लेकर जहां तक जाए। ये पियाजे का सिद्धांत था। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी ऑर्गन स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से जहां तक जाना है, जहां तक हमें पढ़ना है। अक्सर बुक्स में यूपी टेट में जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं वो और पियाजे की जो अवस्थाएं उनको जोड़ देते हैं और कहते हैं बताओ ये अवस्था कौन सी है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आप ना रहिएगा, आप सीधा सीधा समझना, पियाजे की पहली अवस्था जो भी है वो इसके समकक्ष है। इसकी पहली और पियाजे की पहली एक जैसी है। मतलब पहली कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था। ये आ जाओ, ब्रूनर की ये दूसरी अवस्था है, तो आप समझना पियाजे की भी ये कौन सी अवस्था होगी? दूसरी अवस्था। यानी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक। और ये कौन सी अवस्था है ब्रूनर की? ये ब्रूनर की है कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। और अगर ये तीसरी अवस्था ब्रूनर की है तो पियाजे की ये तीसरी अवस्था के समकक्ष है। यानी इसमें कोई टेंशन मत लेना। कई किताबों में बड़ा घुमा फिरा के लिखा है, लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि याद कैसे करें। अरे सिंपल, ब्रूनर की पहली अवस्था समकक्ष है पियाजे की पहली अवस्था से, ब्रूनर की दूसरी अवस्था समकक्ष है पियाजे की दूसरी अवस्था से, और ब्रूनर की तीसरी अवस्था समकक्ष है पियाजे की तीसरी अवस्था की। यहां पे तीन ही अवस्थाएं हैं, चौथी है नहीं। चौथी है नहीं तो उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है। यानी इनकी चौथी अवस्था के समकक्ष कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में जो 4 अवस्थाएं दी हैं, इनने तो 3 ही दी है। अब इनने 3 दी, इनकी 4 दी, तो तुलना कैसे हो सकती है? तो पहली, दूसरी, तीसरी की हुई, चौथी की नहीं हुई। इतनी बात क्लियर? अब इसके विषय में समझिएगा। इनएक्टिव या संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे काम करते हैं, कार्य करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। अब यहां कार्य या प्रतिक्रिया का मतलब यह नहीं कि घर से जाके नौकरी करने लगते हैं, ऐसा नहीं। काम क्या करते हैं? दूध की बोतल को देख के मुंह चलाना, हाथ पैर चलाना,
अपने घर वालों को देख के मुस्कुराना, किसी अनजान व्यक्ति से डर जाना। लेकिन बच्चे अकेले रहते हैं, यानी आप इस अवस्था को कह सकते हो ईगो सेंट्रिक अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था। बच्चा अकेला रहना, अपने पापा मम्मी को छोड़ दो तो फैमिली में अकेला रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ में वो डरेगा, ये अवस्था है। यहां बच्चा क्या करेगा, बच्चा दूध देखेगा, दूध की बोतल देखेगा, उसको देख के खुश हो जाएगा, अपने पापा मम्मी को देख के हाथ पैर तेजी में चलाएगा, मुस्कुराएगा, गीला हो जाएगा, बिस्तर गीला होगा, नींद नहीं आ रही होगी तो रोएगा। यानी वो रिएक्शन तो देगा, लेकिन रिएक्शन वो नहीं जैसा हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन क्या है, उसको पीट दिया, वैसा नहीं। काम ये है कि नौकरी करने जाए, वो नहीं। काम क्या करेगा, हाथ पैर चलाएगा। रिएक्शन क्या देगा, गीला है तो वो रोएगा, ऐसे रिएक्शन रखता है कौन, बच्चा। किस एज में, 1 से 1.5 साल में, अकॉर्डिंग टू जेरोम एस ब्रूनर। दूसरी अवस्था क्या, आइकॉनिक, दृश्य प्रतिमा। देखो यहां क्या होता है, कॉपी पेन जिनके पास हो वो भी नोट भी करते देना। बच्चा अपने प्रत्यक्षीकरण से क्रिया को अलग कर लेता है। अब बच्चा चीजों की आकृति का निर्माण अपने मन में करने लगता है, आकृति निर्माण भी कह सकते हो। अब स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे, हमने इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, इसके पहले थोड़ा कर लीजिएगा, जब साफ साफ लिखा तो ले लीजिएगा, ठीक है। आकृति का निर्माण, बच्चे के मन में कुछ चीजों का फिगर बिल्कुल जम जाता है, जैसे बिल्ली आ गई। अब बच्चा बिल्ली देख के समझ जाता है, अगर बिल्ली की जगह कौवा खड़ा हो, कौवा बैठा हो, आपको तो बेटा देखो बिल्ली है, तो वो कौवे को देख के जान जाएगा ये कौवा है, ये जो भी है, लेकिन ये बिल्ली नहीं है। वो बिल्ली की तलाश में इधर उधर जाएगा, क्यों, उसके दिमाग में एक पॉइंट बना हुआ कि बिल्ली ऐसी नहीं होती। या उससे कह दो सीधे सीधे पापा कहाँ हैं। अब 2 साल का 2.5 साल का बच्चा अपने पापा को पहचान लेगा, वो उधर इशारा कर देगा, भले ना बोले लेकिन वो धीमे से इशारा कर देगा, दादी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, वो चीजों को समझ जाता है। नहीं कुछ कर पाएगा, पहली बात तो बोलेगा, बोलने की कोशिश करेगा, नहीं बोल पाएगा तो वो इशारा करेगा, नहीं इशारा करेगा, संकोचित तो कम से कम उधर घूम के देखेगा। क्यों, क्योंकि उसके मन में पापा की, मम्मी की, दादी की, बिल्ली की आकृति छप गई है। तो जिस एज में बच्चे अकॉर्डिंग टू फिगर, आकृति के अनुसार काम करेंगे, वो क्या है, आइकॉन बन जाता है। इसमें क्या है, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, यानी यहां पे बच्चे प्रतीकों के रूप में अपनी बात बोलेंगे, भाषा के रूप में अपनी बात बोलेंगे, अपने अनुभव के आधार पे बोलेंगे। कैसे, अरे बच्चा कै साल का है, 3 से लेकर 7 साल का। अब उससे गुस्सा आएगी, देखो यहां जब गुस्सा आता था रोता था, यहां जब गुस्सा आएगा, यहां हालांकि गुस्से की बात नहीं, यहां तो केवल भय हो सकता है। बच्चों को संवेग, वॉटसन ने कहा था 2 ही 3 तरह के संवेग होते हैं, भय, डर, ये सब, पीड़ा, तो रोएगा। यहां क्या होगा, किसी बात से गुस्सा है, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, गोदी नहीं मिली, रोएगा। लेकिन यहां पे रोने के साथ साथ वो अपनी बात को बोलेगा कि जाओ तुमसे नहीं बोलेंगे, या तुम अच्छे नहीं हो, या तुम खराब हो, नकोट भी सकता है, मार भी सकता है, अपनी बात बोलेगा भी। अब पूछो क्यों मारा, तो वो सारी बातें बता देगा, हमने इसलिए मारा, इन्होंने ये किया था, वो किया था, जैसे भी अपनी लैंग्वेज टूटी फूटी है। यानी बच्चा अपनी बात को बोलने का, अपने अनुभव को बोलने का प्रयास करेगा। ये कौन सी अवस्था भैया, तीसरी अवस्था। इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की थी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या क्या पढ़े भैया, सबसे पहले पढ़े यूएसए के निवासी हैं, फिर हमने उनकी बुक का नाम पढ़ा, फिर बताया कि 101 साल की उम्र है, फिर इनके कथन की बात की, नग्न बंदर जैसा नहीं बल्कि संस्कृत युक्त बालक है, इसकी बात करी। फिर हम लोग कुछ पॉइंट की बात की जिसमें ज्ञान का निर्माण, सहज जटिल नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, इंद्रियों का प्रयोग, वातावरण का बल और अर्थपूर्ण अधिगम की बात करी। उसका 3 बिंदु की बात की, स्कैप फोल्डिंग, प्रतिनिधित्व और परसेप्शन, जिसमें प्रतिनिधित्व के 3 पार्ट हो गए, इनेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और अंतिम में चलते चलते एक पॉइंट और, ये जो ब्रूनर महोदय हैं, इन्होंने और एक और थे मनोवैज्ञानिक, का नाम था पोस्टमैन। उन्होंने कुछ बच्चों पे प्रयोग किए और बच्चे भी उन्होंने क्या किया, इसको हम ऐसे बता दें, कुछ अमीर बच्चे ले लिए, कुछ गरीब ले लिए, कुछ बच्चे जिनके पास पैसे की कमी नहीं उनको ले लिया और कुछ गरीब बच्चे लिए। अब समझना, ये हो गया होगा सबका, देख लेना भाई, अभी भी किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, और अभी ना ले पाओ तो इसके पहले जब साफ साफ लिखा था तो आप ले लीजिएगा। किसी के मन में ये ना रहा सर जी हटे तो स्क्रीनशॉट लें, हम इसीलिए वैसे भी किनारे किनारे रहते हैं, देख लीजिएगा भाई, किसी को कोई जरूरत हो तो
ठीक है, समझिएगा। आप इसको ऐसे समझो, इन्होंने बच्चे लिए, बहुत ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे की बहुत कमी थी, बहुत कमी थी, बहुत ही ज्यादा कमी थी, तो इन्होंने कुछ गरीब बच्चे लिए। ये एक प्रयोग है, एक गरीब बच्चे इन्होंने लिए ऐसे, फिर इन्होंने लिए कुछ अमीर बच्चे, ठीक है ना, अमीर बच्चे लिए, और इनसे कहा एक काम करो, इनका जो प्रयोग था, क्वाइंस, सिक्के बनाओ, सिक्कों की फोटो बनाओ। अब ये जो गरीब बच्चे थे, इन्होंने क्वाइंस ऐसे बनाए, खूब बड़े बड़े। इनने कैसे बनाए? इस तरह से। अब आप समझो कितनी बड़ा प्रयोग है, हालांकि इतना नेम फेम नहीं मिला, कितनी बड़ी बात है। कई लोग इसको भी समझ नहीं पाए होंगे, कितनी चीज उन्होंने बड़ी गहरी बताई थी। गरीब बच्चों से कहा गया क्वाइंस बनाओ, उन्होंने क्वाइंस ऐसे बनाए, मतलब ऐसे नहीं, बाकायदा इसमें जो भी बनाया होगा इसके अंदर लिखा होगा कितने का क्वाइंस है। हम इनकी बात कर रहे हैं केवल किसकी? आकृति की बात कर रहे हैं। ऐसे ही गोला थोड़ी बनाया होगा, हो सकता है यहाँ कुछ लिखा हो, कुछ डिजाइन बनाई हो, है ना, कुछ ऐसे ऐसे किया, कुछ किया होगा। अब उतनी ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आकृति की बात कर रहे हैं। देखो गरीब बच्चों ने क्वाइंस कैसे बनाए? बड़े बड़े। अमीर बच्चों ने क्वाइंस कैसे बनाए? छोटे छोटे, इस तरह से। ऐसा क्यों? यही था इनका पूरा सार। अमीर बच्चों के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने पैसा देखा ही नहीं, उनके लिए सिक्का बहुत बड़ी चीज है, तो उन्होंने उसको बड़ा बनाया। लेकिन अमीरों के यहाँ सिक्के की कोई वैल्यू नहीं, उनकी जेब में पैसे हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास डॉलर्स हैं। या कुल मिला के देखो, आपके पास बहुत चीज हो, कोई चीज भी हो, बहुत सारी हो, तो आप उतना ज्यादा उसको महत्व नहीं देंगे, आप उनसे ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे। हम लोगों को कभी कभी लगता है ना कि यार चलो यार, यहाँ की भीड़ भाड़ से चलो गांव में चले, सुकून से रहेंगे 10 दिन 15 दिन, शांत वातावरण होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन गांव के लोग क्या सोचते हैं कि यार कहाँ धूल लंकड़ में, इससे अच्छा हम शहर जाते, वहां रहते कमाते, शहर के लोग बहुत कमा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, गाँव में होते बढ़िया आराम से गैया और भैंसी दूते, खाना खाते, आराम से पढ़ रहते। मेरे पास जो चीज नहीं है उसी की तो इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हमसे कोई कहेगा कहाँ घूमने चलोगे? दिल्ली। तो हम कहेंगे दिल्ली नहीं, कहाँ? हम कहेंगे भैया किसी पहाड़ पे ले चलो जहां पे सुख शांति हो, चुपचाप आसपास पेड़ लगे हो, है ना। हम 2-4 दिन गांव में रहेंगे, पहाड़ पे जाके, मतलब शिमला में, मंसूरी में, किसी के यहाँ। लेकिन गांव के आदमी से कहते तो वो ये नहीं कहेगा हम एकांत में जाएंगे, वो कहेगा हमें दिल्ली घुमा दो, मुंबई घुमा दो। क्यों? जो चीज उसने नहीं देखी है। गरीब बच्चों ने सिक्के नहीं देखे थे ज्यादा, उनके लिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, तो उन्होंने इसके बड़े बड़े फिगर बनाए। जबकि जो अमीर बच्चे थे, उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी, उनके लिए तो पैसे रुपए से बोर हो चुके थे, उनके लिए बहुत वो छोटी चीज है, तो उन्होंने सिक्कों को छोटा बनाया था। यह भी प्रयोग हमारे जेरोम महोदय का है। हालांकि इसमें एक और सहयोगी थे इनके, जिनका नाम था पोस्टमैन। एक चीज और तुमको बता दें, जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है, मुझे याद आ गया अचानक, तो जेरोम ब्रूनर का जो पूरा सिद्धांत है, देखो वो एक तरह का मैथमेटिकली प्रमेय है, मैथमेटिकली थ्योरम है, मैथमेटिकली थ्योरम भी है एक चीज। और दूसरी चीज देखो, इसके नाम याद रखना, संरचना वाला भी इसी का नाम है, संज्ञानात्मक अधिगम भी इसी का नाम है, और डिस्कवरी अन्वेषण भी इसी का नाम है। और जितने भी नाम बोल रहे हैं उनको देखे रहिएगा, नाम भी उन्हीं के हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। इसमें एक पॉइंट छूट गया था, गणितीय प्रमेय वाला, तो वो भी ध्यान रखना, इन्होंने एक तरह से इसको गणितीय प्रमेय भी कहा। एक चीज और भी कभी कभी ये आता है कि साहब ये जो संज्ञान शब्द आया कहां से, मतलब कैसा क्या है, तो आपको आगे भी अब जुड़े रहेंगे हम लोग ऑनलाइन में, तो बताएंगे आपको। वैसे आप ये समझ लीजिएगा, एक तरह से संज्ञानात्मक जो विचारधारा है ना, ये गेस्टाल्टवादियों से आई है, गेस्टाल्टवादियों से। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र आकृति, यानी गेस्टाल्टवादियों से ही संज्ञानात्मक विचारधारा का जन्म हुआ है। देखो समझो, अगर आपसे हम कह दें साहब
ये क्या है? आप क्या कहोगे? कहोगे सर जी गोला है, कोई कहेगा सर जी जीरो है, कोई कह देगा रिंग है। अरे भैया ना ये गोला है, ना जीरो है, ना ओ है, कुछ नहीं, ये तो डॉटेड एक फिगर है ना, ये डॉटेड फिगर है। लेकिन जैसे हमको मिला तो हमने इसमें अपने मन से जोड़ जाड़ के बना लिया, ये गोला है, ये आकृति है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो जब अपने मन से कोई चीज बढ़ा लेते हैं ना इसको, इसका मतलब हमने इसको संपूर्ण रूप से देखा है। इसी को बोलते हैं गेस्टाल्टवादी। लेकिन इस पर चर्चा बाद में करेंगे, मैक्स वर्दिमर के विषय में, कोफका के विषय में, कोहलर के विषय में, ठीक है ना, इनके विषय में, कर्ट लेविन, ये सारे हमारे गेस्टाल्टवादी हैं। इनके विषय में चर्चा हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। कमेंट्स जरूर करिएगा, अगर किसी विषय में समस्या हो तो बताइएगा, बात करिएगा, जो भी हो बोलिएगा, आपकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है ऑनलाइन जुड़े रहिए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बाकी मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का यूज करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।